हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बुनियाद बैच के अंदर आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8 में अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि जो कल हमारा कुछ जो टॉपिक है वह छूटे हुए थे, लाइक हमें पीआईएल की बात करनी है, जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट है उसकी कितनी ब्रांचेस है उसकी हमें बात करनी है। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के माध्यम से। आप सभी को देखिए, हम जो है क्लास 8 को अभी पढ़ रहे हैं, सोशल एंड जो आपका पॉलिटिकल लाइफ है पार्ट 3, 1 और 2 आपका हो चुका है। काफी सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के, पॉलिटी के, गवर्नेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वह आप सीख चुके हैं। अभी तक की क्लासेस में रिवीजन क्लासेस भी हम बीच में कर चुके हैं, टेस्ट भी उसमें बीच में हो चुका है कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वह हमने लिए थे सेलेक्टिवली। ठीक है, 9, 10, 11, 12 इतनी जो एनसीईआरटीज है ये आपको पढ़नी होती है पॉलिटी की। आगे देखिए कि आपका जो क्लास 8 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्रेंड्स देख चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट की हमारी चर्चा हो गई कि एक संसद की जो भूमिका है, किस तरह से पार्लियामेंट हमारे लेजिस्लेटिव के लिए सुप्रीम एक अथॉरिटी है, लॉ मेकिंग का जो काम है वह करती है। ठीक है, हम लॉ को भी समझ चुके हैं कि जो कानून है वह कैसे बनते हैं और किस तरह से जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो जो इश्यूज है, गवर्नमेंट जो है उस इशू को उठा रही है। ठीक है, किस तरह से आगे जो चीजें हैं वह चल रही है। अगर कोई ऐसा जो लॉ है वह बन गया है कि अनपॉपुलर है तो उसको प्रोटेस्ट करके एंड बाकी सारी चीजें करके हटवाया जा सकता है। तो अब हमारी जो चर्चा है वह जुडिशरी की है और यहां पर हम न्यायपालिका की बात कर चुके हैं कल, जुडिशरी की, कि हम जो एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव की बात करेंगे, जुडिशरी की बात करेंगे। तो जुडिशरी का जो मेन काम होगा वह क्या होगा? रूल ऑफ लॉ, विधि का जो शासन है, रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करना, और अगर वायलेशन हो रहा है कानूनों का तो उसको किस तरीके से आपको लोगों को पनिश करना है। और एक सोसाइटी में जो विधि का शासन है, जो रूल ऑफ लॉ है, उस चीज को कैसे स्टैब्लिश करना है, ये इसमें अहम भूमिका होती है न्यायपालिका की। अच्छा, कल मैंने ये भी बात की थी कि जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, ठीक है, किस तरह से ये एक इंटीग्रेटेड भी है, इंडिपेंडेंट भी है। उस पर मैंने आपको मेंस का कुछ क्वेश्चंस एंड टॉपिक लिखने भी दिया था। इसी से संबंधित है हमारा आज का क्लास, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पुराना थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और फिर ये यूनिट 4 और 5 जो है वे आपके सोशल जस्टिस से संबंधित है। ठीक है, सोशल जस्टिस से संबंधित है। चलिए शुरू करेंगे हमारा पार्ट 3। और सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं लास्ट क्लास क्विक बाइट्स, दैट जुडिशरी पीआईएल की बात करेंगे। व्हाट इज रोल द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, चूंकि हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखेंगे तो सबसे फर्स्ट हम इसमें देखने वाले कि पुलिस का इसमें क्या रोल है। ठीक है, देन हम देखेंगे कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, उनका क्या रोल है। रोल ऑफ द जज क्या है, व्हाट इज द फेयर ट्रायल, निष्पक्ष एक न्याय जो है वह क्या है, उसको समझेंगे। और आर्टिकल 22 की जो चर्चा है वो हम करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 22 इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिवीजन हो जाए। लास्ट हमने बच्चों बात की थी जुडिशरी की, न्यायपालिका की, और सबसे फर्स्ट हमने देखा था कि इसका रोल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। रोल की जब हम बात करेंगे तो हमने देखा था कि भाई डेमोक्रेसी में अगर आप चाहते हैं कि जो सिटीजन्स है उनके राइट बने रहें तो उसके लिए हमारे फंडामेंटल राइट का जो एक गार्जियन है, फंडामेंटल राइट के एक डिफेंडर का जो काम करता है, साथ ही हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंतिम व्याख्या करता है वो कौन है? इंटरप्रेटर, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। डेमोक्रेसी में लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, जो पीपल्स के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जो उनके राइट्स हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि हमारे जो पूरा सिस्टम है वह इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एपेक्स या टॉप लेवल पर हम कहेंगे कि आपको सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पर जो टॉप अथॉरिटी होगा, ठीक है, जुडिशरी में हमारे हाई कोर्ट होगा, और फिर उसके बाद जब हम कहेंगे तो सब ऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। और यहां पर ही सबसे ज्यादा लोगों का एक जो इंटरेक्शन है लोगों का, ठीक है, वो कहां पर होगा बच्चों? यहां पर होगा, है ना। तो शुरुआत में और लास्ट हमने जाना था कि इंटीग्रेटेड सिस्टम क्यों है, तो दो बातें आई होप आप सभी को याद होंगी। कौन सी दो बातें हैं, याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो आपने चीजों को ठीक से सुना है। याद आया, नहीं आया? तो यहां पर क्या है, क्यों एक सिस्टम जो है वह हमारे एकीकृत न्याय व्यवस्था, इंटीग्रेटेड, दो बातें। एक तो है बच्चों कि जो हमारी अपर जो कोर्ट होगी, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है ना वह बाकी लोअर कोर्ट्स पर क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे डेफिनेटली, या डिस्क्रिशनरी होंगे, विवेकाधीन नहीं होंगे, याद रखना बच्चों, बाध्यकारी होंगे, ठीक है, बाइंडिंग होंगे, मानना ही पड़ेगा। एंड दूसरी जो बात है कि एक अपीलेट जो ज्यूरिडिक्शन है, अपीलेट अपील करना कि एक निर्णय पसंद नहीं आया, उससे लगा कि हमें जस्टिस नहीं मिला, हम आगे जो अपर अथॉरिटी है जुडिशरी में हम वहां पर जा रहे हैं अपने केस को लेकर। तो यहां पर क्या है, एक तो ये जो डिसीजन है वह बाइंडिंग होंगे, एंड नेक्स्ट वन इज कि जो लोअर कोर्ट है उससे अगर हम अपने केस में अपने जजमेंट में खुश नहीं हैं, हमें जस्टिस नहीं मिला, तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं अपील करने के लिए। तो अपीलेट एंड जो कोर्ट के डिसीजन है वह बाइंडिंग होंगे अपर कोर्ट के लोअर कोर्ट पर। तो ये दो बातें जो हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम को इंटीग्रेटेड बनाती हैं। लास्ट हमने देखा कि भारत में जो जुडिशरी का सिस्टम है वह सिंगल सिस्टम है ना, एकीकृत व्यवस्था है। लेकिन जब हम यूएसए की बात करेंगे कि वहां पर डबल सिस्टम है, दोहरी व्यवस्था है, फेडरल कोर्ट अलग है, स्टेट कोर्ट अलग है, और उनमें ऐसा इंटीग्रेशन नहीं होगा जैसा कि इंडिया में है, तो दोनों चीजें अलग है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन एंड इंडिपेंडेंट की बात कर ली। इंडिपेंडेंट में हमने देखा था कि जैसे इनकी जो सैलरी है वह कंसोलिडेटेड फंड से आती है। कल मैंने आपसे पूछा था, आपको इनके आर्टिकल्स याद करने हैं। संचित निधि पर जो भी व्यय भारित हो जाते हैं कि हम इस फंड से इस पर्टिकुलर जो वेतन है, जो भत्ते हैं, है ना, इन अधिकारियों के, इन ऑफिसर्स के, उनको देंगे, तो उस पर वोटिंग नहीं कराई जा सकती। सोचो अगर वोटिंग हो जाती तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाता है कि अरे वो वोट नहीं करेंगे इसलिए उनकी बात मानो। तो यहां पर जो हमारी न्यायपालिका है वह स्वतंत्र रहे, विधायिका एंड कार्यपालिका के जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है उसके प्रभाव से मुक्त रहे, इंडिपेंडेंट रहे। इसलिए जो भी जजेस की सैलरी, जो भी भत्ते, जो भी अलाउंस, जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो सारी कहां पर होती है, किस पर होती है, सारा जो पूरा जो एक्सपेंडिचर होता है वह होता है कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से, और जो भी व्यय संचित निधि में डाल दिए उस पर कभी भी वोटिंग नहीं होती। क्लियर? इसके अलावा हमने देखा था कि इनका जो टेन्योर है वह उसमें भी कार्यपालिका एंड बाकी सबकी भूमिका नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू समीक्षा की बात करें, पुनरावलोकन की बात करें, ठीक है, कि किस तरह से अगर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ने कोई ऐसा रूल बना दिया है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, जो कि आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, तब क्या होगा, तब उसको वॉइड घोषित किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। यहां तक हमारी चर्चा हुई। जुडिशियल रिव्यू हमने देखा कि कैसे जो जुडिशियल रिव्यू है एक कदम आगे चला जाए। जो रिव्यू था पहले देखना था, अब जाके वह एक्टिविज्म में बदल चुका है, न्यायिक सक्रियता हो चुकी है। तो आज मैं आपको न्यायिक सक्रियता का एक जो बेहतरीन उदाहरण है और जो एक सिस्टम आया लोगों को जस्टिस देने के लिए, सामान्य लोगों को जस्टिस देने के लिए, उनके अधिकार और उनके जो मुद्दे हैं उसको कोई अन्य व्यक्ति उठा पाए, वो हम बात करने वाले हैं PIL की, ठीक है। एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट, डेफिनेटली हमने जाना था कि 5 तरह की आपकी जो रिट है आप दायर कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी एंड हाई कोर्ट में भी। एक आपका क्या था, शुरुआत अगर हम करें हैबियस कार्पस से, ठीक है, हैबियस कार्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्ट्यूरेरी है, तो ये सारे जो है, एंड क्यू वारंटो, ठीक है। एक स्टूडेंट ने काफी अच्छे से जो मैसेज कमेंट में बहुत अच्छे से सारी रिट को समझाया था, तो लास्ट क्लास में आप देखना, बहुत अच्छे से उसने डिस्क्राइब किया है, एक बार देख सकते हैं आप उस कमेंट को, ठीक है। देखो आप इस तरह की चीजों को थोड़ा सा ना, मैं कहूंगी थोड़ा सा प्रोत्साहन दे, ठीक है, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि अगर कोई स्टूडेंट ठीक तरीके से चीजों को लिख रहा है, कर रहा है, तो देखो अच्छी चीजों को एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा उसको देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा आंसर लिखा स्टूडेंट ने। तो किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और यहां पर जो रिट है वह दायर कर सकते हैं। रिट का मतलब क्या था, अ लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने या ना करने का एक वैध, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दायर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सो सुप्रीम कोर्ट में अगली जो हमारी चर्चा है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस जो है वह कल रह गए थे, क्योंकि जुडिशरी का आपका जो टॉपिक है वो बड़ा है बच्चों, है ना। कल भी हमने बात की थी कि जैसे लास्ट आप देखेंगे कि 6, 7 में उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे, अब 8 आ गया है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड एंड कॉन्सेप्ट बढ़ गए। 9, 10, 11, 12 में ठीक इसी तरह से कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और आपका जो क्लास का ड्यूरेशन है ना वो भी बढ़ जाएगा। शुरुआत में 1 घंटे की ही क्लास जो है वह ठीक थी, क्यों, क्योंकि शुरुआत कर रहे थे आप यूपीएससी वाला पे। शुरुआत में ही अगर सारा इकट्ठा हम शुरू कर देते बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, तो ऐसा एक स्टूडेंट जिसको बेसिक नहीं आ रहा है,
तो फिर उसे प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके अपना क्लास का जो ड्यूरेशन है वह बढ़ाएंगे। तो जुडिशरी काफी इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने नहीं देखा बाकी वीडियोस अवेलेबल है बच्चों, देख लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हायर जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें आपके स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है द एग्जीक्यूटिव डज नॉट हैव एनी रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ जज। कार्यपालिका की जो है वह कोई भूमिका नहीं होती जजेस को अपॉइंट करने में। द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू रिमूव द जजेस। ठीक है, विधायिका जो लेजिस्लेचर है उसको शक्ति होती है जजेस को हटाने की। तो आपको यहां पर बताना था कि जो करेक्ट है वह कौन सा है। करेक्ट जो है वह कौन सा है। ठीक है, अच्छा देखो कि कल हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपके क्या क्या आएगा, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों से मिलकर हमारी जो संसद है वह बन रही है। साथ ही हमने ये भी जाना था कि पार्लियामेंट डेफिनेटली अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम अपॉइंटेड की बात करें फ्रेंड्स, तो जो सीजेआई है, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई जो है, या फिर जो बाकी जजेस है, हाई कोर्ट के जो जजेस है, इनको कौन नियुक्त करेगा। हाई कोर्ट के जो जजेस है इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, या फिर जजेस खुद कर लेंगे। तो याद रखना बच्चों कि जो जजेस है ना, इनके एडवाइस से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये अपॉइंट करते हैं, याद रखना। और यही जो एक व्यवस्था है इसे ही क्या कहा जाता है, कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, यही जो व्यवस्था है इसको कॉलेजियम जो सिस्टम है ये कहा जा रहा है। ठीक है, सो यहां पर आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वह कौन सा है। देखो बच्चों, अगर लेजिस्लेचर की बात करें, विधायिका, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, संसद है ना, तो संसद में लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जो है वह जजेस को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वह शुरू कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, क्योंकि अपॉइंटमेंट में जो इसकी भूमिका है वह होती है। सो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कि रिमूवल के लिए अगर मान लो आपको सीजेआई को या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस है इनको अगर आपको रिमूवल करना है तो लोकसभा या राज्यसभा जो भी इस प्रस्ताव को लेकर आएंगे, रेजोल्यूशन को लेकर आएंगे, 2/3 से 2/3 बहुमत से उसे पारित कराना होगा। और किस आधार पर आप इन्हें हटा सकते हैं, आखिर क्या आप चार्ज लगाओगे, किस आधार पर आप सीजेआई एंड बाकी जजेस को हटाओगे। सो यहां पर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, अक्षमता एंड कदाचार। ठीक है, ये दो शब्द है, दो आधार है, इनके ग्राउंड के आधार पर ये जो आधार है इसको बनाकर ही आप ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी जजेस को रिमूव किया जा सकता है। सो पावर ऑफ रिमूवल इज अकॉर्डेड टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, सो यहां सेकंड बात जो है बिल्कुल सही है, डेफिनेटली। चलिए आगे चलते हैं। एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको शायद कल बता चुकी हूं, एक बार इसका आंसर और देख लेते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक अगर वह माने कि मौलिक अधिकारों का उसके हनन हुआ है तो वह उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है। आर्टिकल 21 जो है प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उसमें सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। पहली बात को तो हम समझ चुके थे, ये दूसरी बात क्या है, सम्मान से मरने का जो अधिकार है वह भी शामिल है। ठीक है, ये क्या है, यहां पर आपसे पूछा है नॉट करेक्ट कौन सा है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, क्योंकि बच्चों दोनों ही जो आंसर हैं, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछा है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट को सुनो, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि आपको फंडामेंटल राइट का अगर हनन हुआ है तो आर्टिकल जो 32 है ये आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है। एंड जो हाई कोर्ट है आप 226 के अंतर्गत जो रिट है वह दायर कर सकते हैं। और आपकी ये जो रिट है, ठीक है, ये कितने तरह की होती है, 5 टाइप्स की होती है। मैंने कल होमवर्क भी दिया था। अच्छा, एक बच्चे लिखा था मैं होमवर्क बहुत ज्यादा देती, मत करो। अगर होमवर्क नहीं करोगे, जो इससे जुड़े हुए टॉपिक्स वो तैयार नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। आगे अगर वो एग्जाम में आ गया तो फिर जरूरी थोड़ी है कि मैं जो पढ़ा रही हूं यही आ रहा है।
सारी चीजों को मान लो मैंने कवर नहीं किया, किसी भी टीचर ने नहीं किया अगर कवर, और बच्चों अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है तब क्या करोगे? मैं बेसिक पढ़ा रही हूं, बेसिक के साथ जो भी ऐसे टॉपिक जुड़ रहे हैं कि वो आ सकते हैं, संभावित है, या मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो मैं सेम डे बता तो सकती हूँ ना कि भाई इसको पढ़ लेना। पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ ही रहा है, फिर आप क्यों पीछे हैं? आप भी पढ़ लो, ठीक है। जब पता चल ही गया है कि इससे ये सारे, कल कितना सारा मैंने होमवर्क दिया कल की क्लास में, क्योंकि जुडिशरी है ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं जुडिशरी से रिलेटेड करके आपको करंट अफेयर ना बताऊं, मैं आपको 99th जो अमेंडमेंट है वो ना बताऊं, काफी सारी और भी जो चीजें हमने की कि एक बार कॉलेजियम जो प्रणाली है उसको पढ़ोगे। अच्छा, एक और मैं होमवर्क आपको देती हूँ, ठीक है, अब याद दिला ही दिया है तो एक और होमवर्क देख लो। आपको ये देखना है बच्चों कि अभी तक क्या, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं कि जो जजेस हैं उनको हटाने के लिए, अगर आपको उनके पद से हटाना है तो उसके लिए क्या वर्ड हमारे संविधान में मेंशन है? इम्पीचमेंट और रिमूवल, दो वर्ड मैं आपको दे रही हूं कि कौन सा शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यही सब आता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इम्पीचमेंट वर्ड मेंशन है हमारे संविधान में या फिर रिमूवल जो वर्ड है वह मेंशन है? बताइएगा एक बार कॉमेंट करके, ठीक है, क्लियर? चलो यहां लिखती हूं, याद रहेगा आपको। जजेस के लिए कौन सा वर्ड है ये आपको बताना है, रिमूवल और इम्पीचमेंट, हटाना या फिर महाभियोग। और अगर इम्पीचमेंट है तो संविधान में कितने ऐसे हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज किया गया है? तो जजेस के लिए कमेंट कीजिए बच्चों, कौन सा जो वर्ड है वो आया है संविधान में, जल्दी से। चलिए अब आगे देखो कि हम बात कर रहे थे मरने के अधिकार की, है ना, ये तो हमने कल समझ लिया था, इसको हम छोड़ देते हैं। सेकंड क्या है कि आर्टिकल 21, जैसे कि कल हमने कहा था कि आपको बोलने का अधिकार है तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है, आपको याद रखने का अधिकार है तो आपको भूलने का भी अधिकार है, बहुत सारे ऐसे अधिकार है, आपको आवास का अधिकार है, आपको आर्टिकल 21 में आपको हेल्थ का अधिकार है, आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट का अधिकार है। ये जो एनवायरमेंट की बात होती है ना, पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही कि अगर दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है, क्योंकि यहाँ पर WHO कहता है कि हर साल जब ठंड बढ़ती है ना तो जो हार्ट अटैक की संभावनाएं है ना, ज्यादा उम्र वालों को, सीनियर सिटीजन्स को, वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन हम इस चीज को शायद मान नहीं रहे या हम उस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं ले रहे। तो बच्चों गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास करेगी, ये क्या है, क्या उसके लिए एथिकल है या फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? डेफिनेटली ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम स्वच्छ हवा में सांस ले सके, सरकार जो है इसके लिए प्रयास कर सके, है ना। ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21। जितनी भी चीजें आपके राइट टू लाइफ से संबंधित है, आपकी पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, वो सारी बातें आर्टिकल 21 में है। सुप्रीम कोर्ट एक विषय में कहता है कि आपका, जैसे कल हमने बात की थी ना कि एक जो लेबरर था, जो एग्रीकल्चर जो लेबर था, उसको क्या हुआ, इंजरी हो गई, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब वो मुद्दा गया कि कहा गया कि भाई स्टेट जो है उसका प्राइमरी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइट टू हेल्थ दो, और ऐसे में अगर आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं दिया है तो आप उसको कंपनसेट करोगे और आगे से आप व्यवस्था करोगे कि जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए वर्क किया जा सके, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों राइट टू लाइफ की जब बात करेंगे तो आगे एक मुद्दा उठा, राइट टू डाई। ये मुद्दा तब ज्यादा उठ गया जब अरुणा शानबाग का केस हुआ और एक लंबे समय से जो पीड़ित थी उसको केवल लाइफ सपोर्ट पे रखा गया, जबकि अगर उसके लाइफ सपोर्ट हटा दिए जाते वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो अगर किसी में ऐसी संभावना नहीं है कि वह बहुत ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है नेचुरली, तो उसको लाइफ सपोर्ट पर कब तक रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो बात है वह राइट टू डाई में, अगर कोई व्यक्ति मांग रहा है मृत्यु, उसको इतनी ज्यादा कष्ट, आप एक मतलब असहनीय पीड़ा है शरीर में कि वो लाइफ सरवाइव नहीं कर पा रहा है या वो खुद नहीं जीना चाहता, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से वो नहीं जीना। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने राइट टू डाई में एक्टिव वो कर दिया है कि भाई ठीक है, ऐसी मशीन्स हो गई हैं, ऊंचाई से फेंकने वाली चीजें हो गई है कि भाई आप जाओ वहां से आपको मोक्ष का द्वार है वह सीधा मिल जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, राइट टू डाई को भी बहुत सारे देशों ने कर दिया कि ठीक है, सम्मान के साथ मर भी सकते हैं हम, जीने का केवल राइट नहीं है, मरना भी उतने ही सम्मान के साथ है, ठीक है। अभी लेटेस्ट न्यूज में एक पढ़ रहे थे कि शायद मुंबई की कहां पर एक अंतिम संस्कार को लेकर एक एजेंसी खुली हुई है कि आप जिंदा रहते हैं तभी आप बुक करा लो कि आपका अंतिम संस्कार जो है वह कैसे होगा, पहले ही आप ये सारी चीजें करा लो,
अंतिम सत्य तो एक दिन वही है ना। तो राइट टू डाई की जब हम बच्चों बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर ये कहाँ है। चलो आगे देखते हैं। देखो बेसिकली एक बात और सुनो, ये जो मुद्दा है ये आपके एथिक्स से भी जुड़ रहा है, पेपर 4 से भी जुड़ रहा है, ऐसे में भी आ सकता है, आप इसका यूज और कहीं भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते तो उसको खत्म करने का भी अधिकार आपको नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकते तो उसके जीवन को खत्म करने का अधिकार भी आपका नहीं है, और यही मानते हुए राइट टू डाई जो है वह हम एक्टिव तरीके से नहीं दे सकते। तो अब आखिर प्रोविजन है क्या? तो मुद्दा तो मैंने आपको पूरा बता दिया। सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के जो केस हुआ था बच्चों, उसमें यह डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को अलाउ किया था कि आप जो है वह एक्टिव नहीं लेकिन आप पैसिव तरीके से जो ये अधिकार है वह दे सकते हैं। पैसिव एथनेशिया की बात की गई थी, लाइक आप जैसे आप लाइफ सपोर्ट हटा लो, आप ऑक्सीजन हटा लो, ठीक है, वेंटिलेटर पे रखे हो तो वो हटा लो, तो आप लाइफ सपोर्ट जो है वह हटा दीजिए। अगर व्यक्ति सरवाइव करेगा तो ठीक है, वरना फिर उसको मरने का अधिकार है। लेकिन अभी तक हमने एक्टिव तरीके से नहीं दिया है। याद रखना हमारा एक्टिव यूथनेशिया नहीं है, पैसिव यूथनेशिया है, ठीक है। सो लाइफ सपोर्ट हटा सकते हैं। जैसे कुछ देशों में हम कहें कि भाई जहरीला इंजेक्शन दे दो, कोई जो पॉइजन है, ठीक है, कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे व्यक्ति जो है वह मर जाए, तो वो एक्टिव हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पैसिव तरीका अपनाया गया है कि चीजें बस हम हटाएंगे लेकिन हम आपको मारने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करें, लाइफ सपोर्ट हटा सकते हैं अगर आप जीना नहीं चाहते या फिर आपकी कंडीशन ऐसी है, पर हम डायरेक्ट आपको पुश नहीं करेंगे कि हम कहीं से ले जाके धक्का दे दें या फिर हम आपको कोई बॉटल या फिर इंजेक्शन में कोई जो पॉइजन है वह आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दे, कोई मेडिसिन दे दे, ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हो गया आपका। तो यहां पर देखो जब इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु की बात आती है, मर्सी किलिंग की बात आती है, उसका जो केस है उसमें ये कहा गया था कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है वह हम हटा लेंगे। 2018 में राइट टू डाई को कहा गया था कि एक डिग्निफाइड वे में ये आपका राइट टू लाइफ का पार्ट है आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग केस जो 2018 हुआ था, याद रखना, फिर से याद रखो, इस लाइन को आपको मेंस में लिखने के लिए काम आएगी। लिख लो बच्चों, राइट टू डाई इन अ डिग्निफाइड वे, अ पार्ट ऑफ लाइफ टू लाइफ, ठीक है, अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ओके, अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 लिख लो इसको। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट इन वेरियस स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको सभी जो हाई कोर्ट है, हो सकता है कुछ बच्चों ने होमवर्क किया भी हो, जिनने किया हो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कीजिए, आप ही के लिए है ये, है ना। मैं नहीं सीखने वाली कोई, आप खुद सीखेंगे, यकीन मानो, आप पढ़ोगे तो उससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको क्या करना था कि पूरा जो इंडिया का मैप है उसको देखते हुए पॉलिटिकल वाला ये देखना था कि भाई एमपी का हाई कोर्ट कहाँ है, यूपी का कहाँ है, ठीक है, बिहार का कहाँ है, तमिलनाडु का कहाँ है, आंध्र का कहाँ है, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे कि अब दो ये अलग यूटीज है, इनका हाई कोर्ट कहाँ है, जम्मू दिया है ना, जम्मू हाई कोर्ट दिया है, और लद्दाख का जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वह जम्मू हाई कोर्ट ही होगा, ठीक है। चलो, हाई कोर्ट वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, 1862, 1862 में, कल हमारी बात हुई थी। ईच स्टेट हैज देयर ओन हाई कोर्ट विद इन द स्टेट, सब राज्यों के पास अपना अपना हाई कोर्ट है। आंध्रा एंड तेलंगाना हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट हैदराबाद। कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वह करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट हमारी कल बात हुई थी ना कि 1862 में सबसे पहले ये जो 3 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, वो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी में हुए थे डेफिनेटली। सेकंड जो है वह गलत है, थर्ड जो है वह गलत है। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में एक लंबा जो खींचातान है वह चल रहा था काफी समय से, और इसके बाद क्या है, जब से ये दोनों राज्य जो है वह सेपरेट हुए थे, अलग हुए थे, तो यहाँ पर क्या है 2019 के बाद जब हम आंध्रा की बात करेंगे दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है क्या, अमरावती, एंड तेलंगाना का हैदराबाद।
2019 में इनको अलग कर दिया। ये इसलिए गलत है बच्चों क्योंकि हर स्टेट का जरूरी नहीं है अपना एक हाई कोर्ट हो, हर एक यूटी का जरूरत नहीं है, हर एक यूनियन टेरिटरी में जो भी एरियाज उनका जरूरी नहीं है अपना हाई कोर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लक्षद्वीप की बात करूं, ठीक है, अगर हम यहां पर लक्षद्वीप की बात करें तो अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट, बच्चों ये किस में आ रहा है, ये आपका केरला हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन एरिया में आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पांडिचेरी की बात करूं तो क्या पांडिचेरी का अपना हाई कोर्ट है? नहीं बच्चों, तो इसका याद रखना कि तमिलनाडु का जो जुरिडिक्शन एरिया है उसमें आ रहा है पांडिचेरी। तो ये तो गलत हो गया ना कि ईच स्टेट हैज देयर ओन हाई कोर्ट विद इन द स्टेट। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट जो है ऑल इंडिया में कितने हैं? 25 है, 25 है। कल मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट के 24-25 है वो कहाँ कौन से मतलब कहाँ पर गठन हुआ। जैसे उत्तराखंड, अगर हम न्यायालय की बात करें कि उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है वह बना, तो वो कौन से नंबर का? एक बार जो सबसे लास्ट होता है ना उसको जरूर देखा करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कल हमने छोड़ दिया था ना, हमें देखना था कि जो लीगल डिपार्टमेंट की कौन सी ब्रांचेस हैं विथ रेफरेंस टू सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। बस यही दोनों तो ब्रांचेस हैं, ठीक है, यही दोनों ब्रांचेस हैं। तो क्रिमिनल लॉ डील विथ कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंड एज द ऑफेंस। आपराधिक कानून आचरण या उन कार्यों से संबंधित है जिसे कानून में परिभाषित किया गया है कि ये अपराध है, ठीक है। सिविल लॉ डील विथ एनी हार्म एंड इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष के अगर अधिकारों का नुकसान हुआ है तो उससे संबंधित है आपकी सिविल लॉ। अब देखो बच्चों, जब हम क्रिमिनल एंड सिविल लॉ की बात करेंगे, क्राइम किया है उसने, क्राइम है ना, मतलब अपराध, ऐसी चीजें जो कानून में अपराध हैं, अपराध। और सिविल लॉ, सिविल केस चलना, इसका क्या मतलब है? तो देखो सिविल का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रेंट का इशू हो, ठीक है, कोई रेंटल इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और जो डिस्प्यूट्स है वह हो सकते हैं। मान लीजिए भूमि को लेकर कोई विवाद है, लैंड डिस्प्यूट्स है, ठीक है। एंड देन हम दे सकते हैं परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, ठीक है। डाइवोर्स अपराध थोड़ी है भाई, डाइवोर्स, ठीक है, ये किस में आएगा बच्चों? सिविल लॉ में आएगा। तो या मतलब इसमें ऐसे लॉ आएंगे जिससे किसी को ये किस में आएंगे बच्चों कि सिविल लॉ जो है ये आएंगे जिसमें इट डील विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट टू इंडिविजुअल, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के जो अधिकार है उसको हनन हुआ हो, ये आएंगे आपके सिविल लॉ। दीवानी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, कौन सा वाला? दीवानी, दीवानी, ठीक है, दीवानी अधिकार, दीवानी कानून। अब ऐसे ही देखो हम क्रिमिनल की बात करें तो बच्चों जिसको क्राइम घोषित किया गया है किसी लॉ में, चोरी करना अपराध है कानून के अंतर्गत, जिसे क्राइम घोषित किया हो। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल हरासिंग अ वुमेन, फॉर एग्जाम्पल हरासिंग अ वुमेन टू डाउरी, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मर्डर करना, ठीक है। अब एक बात सुनो कि अगर सिविल जो लॉ है ये हुआ है, ठीक है, अगर मान लो सिविल लॉ के अंतर्गत किसी चीज को सुलझाया जाना है तब इसमें एफआईआर जो है वह अनिवार्य नहीं होगी, तब इसमें एफआईआर जो है वो अनिवार्य नहीं होगी, बल्कि सीधे अगर कोर्ट जाता है ये सिविल कोर्ट तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ राहत के लिए जो प्रावधान है वो हो जाता है, ठीक है। कि मान लो अगर किराया नहीं दे रहा है जो किराएदार है या फिर मकान मालिक ने कोई ज्यादती की है तो वहां पर कह दिया कि ठीक है भाई आप इसको जो कंपनसेट है वह कर दो, आप इसको इतना पैसा दे दो, तो एक राहत की व्यवस्था जो है वह कर दी, उसमें सजा नहीं हो रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, सजा नहीं हो रही। अब एक पक्ष ने डाइवोर्स लिया, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं कि भाई किसी को सजा हो गया, आजकल फैमिली कोर्ट हो गए डाइवोर्स के लिए या फिर और भी फैमिली इश्यूज के लिए, ठीक है। अब लेकिन देखो बच्चों, अब अगर आपने क्राइम किया, आपने हत्या की तो आपको समझा के घर नहीं भेजा जाएगा कि अच्छा इस बार तो कर दिया अगली बार मत करना, ऐसा नहीं होता। अगर क्रिमिनल हुआ है, कुछ क्राइम हुआ है बच्चों, ठीक है, कहीं पर चोरी हुई है, कुछ और प्रॉब्लम हुई है या फिर दहेज के लिए किसी महिला को मारा गया है, अत्याचार किया गया है, तब क्या होगा, तब ये याद रखना कि अब इन सब एक्ट से डील करेगा आपका क्रिमिनल लॉ और यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा,
पुलिस जो है वह क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, एफआईआर होगा, कोर्ट में केस फाइल होगा, कोर्ट में जो केस है बच्चों ये फाइल होगा, और इसके बाद जो भी फाइन है या फिर जो भी इसमें पनिशमेंट है वो आपको दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मर्डर के लिए आपको 7 साल के लिए अंदर रखा जाता है, 14 साल के लिए अंदर रखा जाता है, तो ये क्या हो गया, आजीवन कारावास दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें इसमें फॉलो की जाएंगी, इसमें फॉलो नहीं की जाएंगी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसमें पूछा था बच्चों कौन सा जो है वह इनकरेक्ट है, तो यहां पर याद रखना इसके इनकरेक्ट में क्या आएगा, दोनों जो है वह सही है। ठीक है, दोनों सही है, चलिए दोनों सही है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू। अब एक अगला मुद्दा, ठीक है, कल जो है पीआईएल हमारा थोड़ा सा छूट गया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यायिक सक्रियता लिख रहे हो तब भी आपके लिए ये जो जनहित याचिका है जो पीआईएल है वह इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि पीआईएल आखिर है क्या, तो देखो बच्चों पहले क्या होता था कि अगर मुझे न्याय चाहिए तो मैं खुद जाऊंगी कोर्ट, मैं खुद फाइल करूंगी। कहा जाता कि भाई जब वो नहीं बोल रहा, उसे न्याय नहीं चाहिए, तो तुम कौन चौधरी बन रहे हो। तो यहां पर क्या है बच्चों कि अगर मान लो पहले ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर क्या होता है, आप देखेंगे कि 1980s के बाद से ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है एंड जो पीआईएल एंड बाकी सारी ये धारणाएं जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, ये उसका एक साधन है। तो यहां पर किसी और व्यक्ति की तरफ से, ठीक है, मान लो इस व्यक्ति का जो राइट है इसका वायलेशन हो रहा है, या फिर मान लो कोई सोशल इशू है, मान लो कोई सोशल इशू है, कोई सेफ्टी इशू है, तो यहां पर बी व्यक्ति, एक व्यक्ति या फिर ग्रुप जो है इसकी तरफ से कोर्ट में चले जाएंगे। तो अब क्या है, अब जो है आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा रहे हो, आप जो है वह डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा रहे हो, ठीक है, अब बल्कि कोई और व्यक्ति जो है वह आपकी तरफ से जा सकता है, दायर कर सकता है, बस वही पीआईएल है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को टैग करके आप मान लो कोई अभी पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, या फिर आप कोई पत्राचार कर रहे हैं, कोई लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, कोई लेटर भेजो, कोई तार भेज रहे हैं, टेलीग्राम अगर कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या, ये सब पीआईएल में आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये 1-2 दिन के पहले की ही न्यूज है, ठीक है, अमर उजाला में छपी हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की न्याय फाउंडेशन ने दायर की जनहित याचिका, तिहाड़ जेल में क्षमता से अधिक बंदियों पर उठाए गए सवाल। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये याचिका दायर हुई है कि तिहाड़ जो जेल है, आप देखेंगे, अच्छा किरण बेदी जी की एक बुक है मुद्दे और दृष्टिकोण, बहुत अच्छी बुक है, मैंने काफी समय पहले पढ़ी थी उस बुक को, तो पढ़ना आप बच्चों, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कहूंगी कि आप पढ़ना जरूर। देखो पढ़ने की आदत ना बहुत अच्छी होती है। बुक्स रीडिंग, मुद्दे और दृष्टिकोण बुक है किरण बेदी जी की, पढ़ सकते हैं आप इस बुक को, बहुत अच्छी बुक है। बुक रीडिंग वैसे करना चाहिए, ठीक है, और बुक रीडिंग क्या है, आपकी एक हैबिट डेवलप करता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैं किताबें पढ़ लूंगी। तो देखो उनका तिहाड़ जेल का जो पूरा प्रशासन है, सारी चीजें थी, उसमें बहुत पूरा तिहाड़ का कायाकल्प करने में बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी। तो ये क्या हो गई, ये जनहित याचिका हो गई, और ये वहां के कैदियों ने फाइल नहीं की, ये बाहर और न्याय फाउंडेशन ने फाइल की, या फिर किसी और व्यक्ति ने किसी की तरफ से फाइल की कि यहाँ पर क्षमता से अधिक जो है वह कैदी है। ज्यादातर आप देखेंगे कि कैदियों के जो मानवाधिकार है उस पर ज्यादा मुद्दे उठते हैं, क्योंकि आपको बच्चों न्याय व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं जेल, शायद जो केवल अभी संदिग्ध में है या फिर केवल विचाराधीन कैदी है, लेकिन उस पर अपराध जो है वह सिद्ध नहीं हुआ। तो जरूरी तो नहीं कि हमारी इस न्याय व्यवस्था पर या फिर पुलिस ने जिस पर केस फाइल किया है सारी चीजें एकदम निष्पक्षी हुई, हो सकता है कि भाई कोई कुछ और भी षड्यंत्र हो सकता है ना। तो यहां पर क्या है कि विचाराधीन जो कैदी हैं उनके फंडामेंटल राइट और उन सारी चीजों को सबसे ज्यादा जनहित याचिकाएं उठती हैं। कमाल की बात तो यह है कि इसके पहले भी, मतलब जो सबसे पहली जनहित याचिका थी वो भी उसी से संबंधित थी। ठीक है, तो कुछ बातें तो आप समझ गए, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी को हमने शॉर्ट में कह दिया पीआईएल। ठीक है, क्या मतलब है, लिटिगेशन फिल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक जो हित है उनको सुरक्षित रखने के लिए जो आपने याचिका दायर की है वही ये है। ठीक है, तो इसके लिए आपने सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का जो प्रावधान है उसी को पब्लिक
जनहित याचिका कहा जा रहा है। ठीक है, जनहित याचिका मतलब लोगों के हित में जो दायर की जाए ऐसा मुकदमा या प्रावधान, वही हो गया PIL। सो लाइक देखिए पॉल्यूशन को लेकर आ गया, एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, टेररिज्म को लेकर आ गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शनल हजार्ड्स को लेकर आ गया। अब जैसे आप देखो कि जो ट्विंस टावर का मुद्दा था नोएडा में, आप देखेंगे कि जो ट्विंस टावर है जो बहुत ज्यादा आ रहा था भाई, काफी वायरल रहा वो मुद्दा कि जो बिल्डिंग है, जो ट्विन टावर है, उसको गिरा दिया गया विस्फोटक लगा के। ठीक है, तो वो क्या था, क्या वो याचिका दायर की थी? डेफिनेटली याचिका दायर हुई थी, है ना। एनी मैटर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक आर लार्ज अफेक्टेड कैन बी रिड्रेस बाय फिलिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखो बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि अब न्याय केवल तभी दिया जाए जब कोई व्यक्ति मांगे। अगर आपको दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है तब भी आप उसके लिए याचिका लगा सकते हैं, PIL लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे यहां लेकर आए जस्टिस PN भगवती, जस्टिस PN भगवती, ठीक है, 2017-18 आसपास ये जो है। ठीक है, अब चलो आगे देखो कि यहां पर बच्चों आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो शुरुआत है ना वो इनके द्वारा ही की गई थी, और ये जो है हमारे 17th जो हमारे CJI है वो रहे थे जस्टिस PN भगवती, और साथ ही इनका जो कार्यकाल था 1985 से लेकर 1996 तक। ठीक है, तब तक ये रहे थे। साथ ही आप देखो बच्चों कि इन्होंने जो सबसे फर्स्ट जो PIL ये देखो दायर नहीं की थी, बल्कि ये था जुडिशियल एक्टिविज्म का मुद्दा, न्यायिक सक्रियता का मुद्दा। अच्छा ये देखो, कल हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू, एक तो है कि भाई रिव्यू कर रहे हैं, दूसरा क्या है आप जस्टिस तो कर रहे हो। जैसे जुडिशरी का क्या काम हो गया बच्चों, जुडिशरी का काम हो गया जो रूल ऑफ लॉ है इसके तहत सोसाइटी में चीजें बनाना, अगर कोई रूल का वायलेशन हो रहा है तो उसको रोकना, उसके लिए प्रयास करना, नियम बनाना। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आप डायरेक्ट ही न्याय कर लो, कोई मुद्दा आपके मतलब कोर्ट में ही नहीं गया, खुद ही न्याय करने लगे, ये क्या हो गया, एक्टिविज्म हो गया। ठीक है, कि आपके पास जब मुद्दे आ रहे हैं, एक तो आप तब सुन रहे, दूसरा है कि खुद संज्ञान में ले लेना उस चीज को, कि इस तरह का जैसे अब न्यूज़पेपर में या फिर अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी, टेलीविजन, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है कि आपको जो प्रॉब्लम्स है वो पता चल रही है, और ज्यादातर नेगेटिव इश्यूज ही जो है वह ज्यादा छप रहे हैं, सब जगह से पब्लिश हो रहे हैं। तो अब ऐसे में किसी न्यायाधीश के द्वारा इसको देखा गया और उसने उस पर कोई रिव्यू दिया या उस पर उसने कोई डिसीजन दिया खुद PIL करके। ठीक है, कि जनहित याचिका के लिए चीज ठीक है, सो ये वाला जो इसे फॉलो किया जाए। तो बच्चों बस ये क्या होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। तो ये क्या है कि फर्स्ट PIL जो है वह किसी और ने दायर नहीं की थी, बल्कि खुद जस्टिस PN भगवती और इनके जो और जो न्यायाधीश थे उनके द्वारा ये देखा गया था कि 40,000 से ज्यादा जो कैदी है ना, जो प्रिजनर हैं, ठीक है, ये विचाराधीन कैदी हैं बच्चों, इन पर जो है अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी इतनी सजा काट चुके, मान लो 10 साल की सजा काट चुके, 12 साल की सजा काट चुके। तो आप खुद सोचो, टेक्निकली तो सही है ना कि इन्होंने अगर कोई भी अपराध किया हो तब भी वो एज अ विचाराधीन कैदी भी रहकर उतनी सजा तो वो काट ही चुके हैं। अगर कोई मान लो कोई चोरी करके अंदर आया है, उसके लिए 5 साल की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन वो 10 साल से है, चूंकि प्रूफ नहीं हुआ तो वो विचाराधीन है। 40,000 से ज्यादा जो कैदी हैं उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये तब से क्या हो गया, 1980 के बाद से जो जस्टिस PN भगवती के द्वारा जो ये शुरू किया था जुडिशियल एक्टिविज्म और जो PIL जनहित याचिका का तो मुद्दा है कि लोगों के हित के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, स्वतः संज्ञान लेकर भी जो न्यायाधीश है वह काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड PIL, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, सो याद रखना कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है फर्स्ट यूज किसने किया था, जस्टिस PN भगवती ने, जो कि हमारे 17वें हमारे CJI रहे। लोगों को जो जस्टिस है वह मिल सके, इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। अच्छा ये देखो, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जाए कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वह क्या होगा, उद्देश्य क्या है, 2-3 वर्ड में बता पाओगे? ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ बोल रहे हैं, नहीं भाई, इसका मतलब है लोगों तक न्याय की पहुंच कराना, इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, लोगों की जो पहुंच है वह न्याय तक हो, इसके लिए प्रयास। ठीक है, अब देखो साथ ही एक बात और सुनो, 1970 आप सभी को पता 75 से 77 इमरजेंसी, तो बच्चों 1976 में जो आपातकाल जो इमरजेंसी थी, और इमरजेंसी में जो हैबियस कार्पस है ना,
हैबियस कार्पस अब आपके लिए नया वर्ड तो है नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो जो हैबियस कार्पस की जो बच्चों रिट है ना, इसका निलंबन कर दिया गया था, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया गया था, इसको प्रभावहीन कर दिया गया था, और उसमें जस्टिस पीएन भगवती जो है और बाकी जजेस शामिल थे, और लगभग 20 से 25 वर्ष बाद इन्होंने माफी मांगी कि ये जो फैसला था वह सही नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी में जब लोगों को उनके अधिकारों को ज्यादा तरीके से दबाया जाता है और ऐसे में हैबियस कार्पस को निलंबित कर देना एक दुखद था एक लोकतंत्र के लिए, तो इसलिए इन्होंने लगभग 30 वर्ष के बाद जो माफी है वह इस चीज के लिए मांगी, ठीक है। चलो आया समझ में पीआईएल और इसका मुद्दा क्लियर हुआ। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखते हैं, आई थिंक आप देख के ही आप सॉल्व कर लोगे, अब तो समझ ही गए होंगे। विथ रेफरेंस टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के बारे में दो कॉन्सेप्ट करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1950s devised a mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए 1950s में 1950 के दशक में शुरुआत की। आधे बच्चे तो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझ गए, जिनके दिमाग की बत्ती थोड़ा सा रुक के जलती है, वो अब सुन लो। हमने अभी क्या देखा, 1980s की ये बात है, 1950s की बात नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है। एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल अ पीआईएल ओनली इन अ सुप्रीम कोर्ट। अब देखो क्या शब्द मिला आपको, क्या केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इसको दायर किया जा सकता है? नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में। सो आपको करेक्ट बताना था, नाइदर वन और टू। आया समझ में? इसके लिए बहुत एक्सप्लेनेशन की तो अब जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन नहीं, अब हम देखते हैं कि जो आपका आज का टॉपिक है, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहले इसमें 3-4 बातें ही हमें पढ़नी है, पूरा हम इसका जो नोट्स है वह नहीं बनाएंगे, केवल एक सामान्य सी चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो सबसे पहला इसमें रोल है बच्चों कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप देखें तो पुलिस का रोल क्या होगा। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने क्या क्या वाले, इसमें पुलिस का रोल क्या होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होगा, जजेस क्या होंगे, जजेस का रोल क्या होगा, ठीक है, और एक निष्पक्ष न्याय जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले अगर मान लो कोई क्राइम होता है, चूंकि क्रिमिनल सिस्टम को ही हम पढ़ रहे हैं, हम सिविल कोड को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्रिमिनल सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई क्राइम हुआ है, कहीं चोरी, हत्या, डकैती, कोई और जो कांड है वह हुआ है, तब क्या हुआ, सबसे पहले उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है कि पुलिस जो है वह इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस जो है वह उसकी जांच शुरू करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे प्राथमिक जो रोल है वह क्या होगा इस जुडिशरी सिस्टम में, इन्वेस्टिगेट द क्राइम, और ये जो काम है वह कौन कर रहा है, हमारे यहाँ की पुलिस कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना कि ऐसे एविडेंस जो है वह पुलिस जो है वह कलेक्ट करती है, जिसके आधार पर वह कोर्ट में इस बात को प्रूव कर पाए कि ये जो क्राइम है वह इस जगह पर हुआ। आप देखेंगे कि जो किसी भी, जैसे कि आप बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं, है ना, कि पुलिस जो है फिर से जाकर उस जो क्राइम सीन होता है, जहां पर हुआ था, क्राइम का जो स्थान होता है, वहां पर जाके फिर से उस चीज को कराते कि आपने देखो कैसे कैसे किया था, बताओ, ऐसे होता है ना। तो उस चीज को जाके एविडेंस करना, ठीक है, उसकी फॉरेंसिक जांच करना, जो सस्पेक्ट है उनसे बयान लेना, पूछना, उनको गिरफ्तार करना, कुछ ऐसे ऐसे जो काम है वह पुलिस जो है वह शुरू करती है, इन्वेस्टिगेट करना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। साथ ही रियल जो चीजें हैं वह क्या हुई थी, आखिर सच में गलती कहाँ हुई थी, किसने कहाँ क्राइम किया था, ये सारी चीजें पुलिस को हेल्प करती है इन्वेस्टिगेट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये जो पुलिस के लिए जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें निर्धारित की गई हैं संविधान के अनुसार, ठीक है, और उसे ही फॉलो करना होता है। और जब ये पता चल गया तो पुलिस ने सबसे पहले क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, और एफआईआर जो है वह उसके बाद हुई। फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है वह एफआईआर हुई। अब इसके बाद जो है वह आगे का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एफआईआर का मतलब क्या होता है। एफआईआर की अगर हम बात करें, एफआईआर का मतलब होगा बच्चों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, प्राथमिकी दर्ज करना, प्राथमिकी एफआईआर। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये बताओ कि मान लो एक सिविल मुद्दा हुआ था, ठीक है, कोई सिविल दीवानी मामला था, मतलब कि मान लो किसी किराएदार या फिर मकान मालिक, लैंडलॉर्ड एंड उसका मामला था, तो क्या इसके लिए आप एफआईआर दर्ज करोगे?
अगर मारपीट हुई हो भाई तब बात अलग है, अदरवाइज आप सिविल या फिर जो फैमिली जो कोर्ट होते हैं वहां से भी मामला सुलझ जाता है। और वहां पे मामला कैसे सुलझ जाता है, आपसी सलाह से, एक दूसरे को जो पैसा ट्रांसफर करना है, अगर मान लो पैसे का कोई मुद्दा था तो इस तरह से मामला सुलझ जाता, उसमें एफआईआर नहीं हो रही है। लेकिन मान लो अगर कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एफआईआर के बारे में बात की गई है, तो एफआईआर किस मामलों में की जा रही है? इट इज अ कंपलसरी टू रजिस्टर्ड अ एफआईआर बिफोर बिगनिंग इन्वेस्टिगेशंस इनटू अ क्राइम। किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले प्राथमिकी दर्ज कराने अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा ये बताओ संज्ञेय का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे मामले जब पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की जो परमिशन है वो ना लगे। ठीक है, कोर्ट की जो परमिशन, जो सहमति है वो ना लगती हो, तो ऐसे मामले क्या हो गए? कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गए कि ये संज्ञेय प्रकृति का मामला है, इसमें गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है पुलिस जरूर गिरफ्तार करेगी, फिर आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेगी कि भाई पहले जब हमें आदेश मिलेगा कोर्ट से तभी हम गिरफ्तार करेंगे, उसके पहले हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो अगर संज्ञेय मामला है तब तो गिरफ्तार डेफिनेटली किया जा सकता है। अब आगे देखो, तो क्या ये दोनों बातें सही हैं? प्राथमिकी दर्ज कराना जरूरी है, पूछा क्या है आपसे कि इसमें सही कौन सा है? ठीक है, गलत नहीं पूछा तो सही बताएंगे, दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो अगर आपका जो मामला है वह क्रिमिनल टाइप का है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर तो एफआईआर बहुत कंपलसरी है। यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं हम प्राथमिकी दर्ज नहीं कराएंगे। और देखो बच्चों, एफआईआर में क्या क्या होता है? FIR should contain all the details including the date, time, place, crime took place, किस घटना पर, किस दिन, किस तारीख को, किस समय जो है वह क्राइम हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वह प्राथमिकी में आपके जो FIR है उसमें लिखी होती है। और ये सारी चीजें हेल्प करती है कि जब आप कोर्ट जाओगे तब इसे प्रूफ कर पाओगे, है ना, कि ये जो चीजें हैं, जो डिटेल्स है वह जो है हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर दीज डिटेल आर वेरी क्रूशियल इन द केस एंड हेल्प द प्रोसिक्यूटर टू फाइट द केस अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिमिनल ऑफेंस। आपराधिक जो मामले हैं उसके बारे में दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, आ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग बिकॉज इट इज कंसीडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्ट विक्टिम बट अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, एक जो फौजदारी किस्म का मामला है वो क्या है? क्रिमिनल जो मामला है बच्चों, ये सार्वजनिक अपराध माना जाएगा पूरी सोसाइटी के लिए। देखो जैसे एक कोई क्राइम होता है पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी जो वह हिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए वो क्राइम हो रहा है, और अगर इसको नहीं रोका गया तो डेफिनेटली आगे जो है वह समाज को खतरा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ना केवल एक व्यक्ति, एक पीड़ित के खिलाफ, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है। मान लो कोई ऐसा जघन्य अपराध आप सुन लेते हैं, मामला देख लेते हैं, पूरी सोसाइटी जो एकदम फियर में आ जाती है, सेफ महसूस नहीं करते। ठीक है, सेकंड कहता है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ पर्सन हु कंडक्ट द प्रोसिक्यूशंस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर वह व्यक्ति होगा जो राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करेगा और उनके हितों का जो प्रतिनिधि है वह करेगा। तो कौन सी बातें जो है वह इसमें सही हैं? तो देखो हमने पुलिस की बात कर ली ना कि भाई पुलिस का जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FIR कर रही है, लेकिन यहां पर पुलिस के बाद सरकारी वकील की भूमिका होती है। ठीक है, पुलिस की बात क्या होती है बच्चों? सरकारी वकील की जो भूमिका है वह होती है। और यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें करेक्ट चूंकि पूछा है तो इसमें दोनों ही जो बातें हैं वह बिल्कुल सही लिखी हुई। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। चलिए, तो रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होगा? ही और शी जो भी है इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। राज्य की तरफ से जो राज्य के जो हित हैं उनको रखेगा कोर्ट में, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बाकी चीजें हम समझते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है आपका जो कि है फेयर ट्रायल का, निष्पक्ष न्याय। ठीक है, क्या जो न्याय है वह निष्पक्ष है हमारे यहाँ? निष्पक्ष सुनवाई। ठीक है, न्याय नहीं, निष्पक्ष सुनवाई होगा फेयर ट्रायल। निष्पक्ष सुनवाई।
अगर मान लो कि जो ट्रायल हो रहा है बच्चों यही निष्पक्ष नहीं है, यही फेयर नहीं है, अनफेयर है, तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो जस्टिस है वह मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर निष्पक्ष सुनवाई का मतलब क्या होता है कि हर एक पक्ष जो है उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। और इसी बेस्ड पर बच्चों आप देखेंगे कि कोर्ट में जो मामला है हो सकता है 4 साल चले, 5 साल चले। कई बार तो ऐसे मामले थे कि कोई जो व्यक्ति है वो चल बसा, लेकिन उसके खिलाफ जो मामला था, जो मुद्दा था, वो 10 साल बाद भी जो है वह कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर शायद कोई ऐसी जो प्रक्रिया है वह नहीं डेवलप हो पा रही है, ऐसे जो लोग वहां पर है वो नहीं उस चीज को कर पा रहे हैं कि हम उस तरह के जो मामले वह तुरंत क्लोज कर सके। ठीक है, अच्छा, एक मूवी भी आई थी जिसमें देखा था कि डॉक्यूमेंट में जो एक इंसान है वो मर जाता है, लेकिन वह फिर भी जिंदा रहता है, वो प्रूफ नहीं कर पाता खुद को, शायद सही मामले पर, किसी सही मुद्दे पर, मतलब जो हुआ होगा ऐसा, तो उस पर ही शायद वो मूवी बनी हुई थी, है ना। आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि वो परेशान रहता है इस बात को लेकर कि भाई कैसे मैं खुद को प्रूफ कर दूं कि मैं जिंदा हूं, है ना। फिर वो एक तरीका निकालता है कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि मैं किसी को मार देता हूं, जब मैं ऑलरेडी मर चुका हूं तो मैं कैसे किसी को मार सकता हूं, फिर क्या FIR आप दर्ज करोगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि अगर मान लो निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है और इसलिए जो है वह सुनवाई में बहुत ज्यादा देरी होती, कभी कभी लगता है कि यार कोर्ट के चक्कर, कोर्ट के उसमें फंसना ही नहीं है, क्यों नहीं फंसता, बहुत लंबा समय हो जाएगा। और इसके पीछे जानते हैं कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है बच्चों कि भले ही 10 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक जो इनोसेंट बंदा फंस गया है ना, उसको सजा ना हो, इस बेस पर जो कोर्ट है वह काम कर रही होती है। क्योंकि अगर न्याय जो है, मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा फास्ट जो न्याय है वह करने के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए आपने क्या किया कि ठीक है, जिसके खिलाफ भी प्रूफ हुआ नहीं हुआ, आपने सबको जेल में डाल दिया, आपने सबको जो है वह कर दिया, सजा सुना दी। लेकिन अगर मान लो उसमें एक जो है वह इनोसेंट था, जिसने नहीं किया था कोई क्राइम, वो भी फंस गया, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में ये मानना है हमारी न्याय व्यवस्था का कि भले ही 10 अपराधी छूटते हैं तो छूट जाए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया है, जो समाज के लिए अच्छा है, हमें उसे अपराधी नहीं बनाना है ना। तो ये जो व्यवस्था है, ये करने के लिए काफी जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जस्टिस है, उसमें हमें दिन मिलते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि भाई न्याय का देरी से मिलना, ठीक है, अगर जस्टिस में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो वो भी इनजस्टिस है। न्याय का देरी से मिलना भी क्या है? अन्याय के समान होता है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, है ना, सुना होगा आपने। चलिए, तो यहां पर बच्चों आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22, ये दोनों जो आपके आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूं आर्टिकल 22 की। अब देखो, आपका आर्टिकल 22 जो है वह क्या कहता है, और आर्टिकल 22 किस किस से संबंधित है? क्या ये केवल सिटीजन्स को है या फिर ये बाहरी व्यक्तियों को या विदेशियों को भी है? ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि आर्टिकल जो 22 है, ये कुछ सेफगार्ड्स देता है, जैसे गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इससे जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है आपके। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है जिसने क्राइम किया है, ठीक है, और मान लो अगर वो अभी उसमें प्रूफ नहीं हुआ है, आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्राइम छोड़ देते, सिर्फ गिरफ्तार वर्ड को लेते, अगर आप उसे गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप उसको कारण बताएंगे कि उसने आखिर क्या किया है। सेकंड, आप विद इन 24 आवर जो है वह आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करेंगे, और यही प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कार्पस। तो ये हैबियस कार्पस हो गया ना। और अगर मान लो हम इसी मुद्दे को हटा दें कि नहीं भाई 24 घंटे के अंदर आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, आप सीधा जेल में डाल दो, वो चीज हो जाती बच्चों हैबियस कार्पस, जो मैंने कहा कि PN भगवती ने 30 साल के बाद उस चीज पर माफी मांगी कि इमरजेंसी में हैबियस कार्पस को रिमूव कर देना जो है वो एक गलत डिसीजन था, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक वही रोलेट एक्ट वाला हो गया। रोलेट एक्ट में भी तो हैबियस कार्पस को रिमूव कर दिया था। क्यों? क्योंकि बिना ट्रायल किए, बिना सुनवाई के उसको सीधा जेल भेजा जा रहा है। अब सोचो, अगर सीधा जेल भेजा जाए, मान लो देखो बच्चों, हमारे चेक एंड बैलेंस का बहुत अच्छे से सिद्धांत है। कभी भी जो कोर्ट है वह इस बात को नहीं मान रही है कि जो पुलिस है उसने सब कुछ सही किया है। हो सकता है कि भाई पुलिस से कहीं कोई गलती हो, या फिर आप देखते हैं ना कि भाई एक दो जो क्या कहना चाहिए हीरो के उसमें अपोजिट में, हाँ, विलन, है ना, कि एक दो जो विलन होते हैं वो जरूर होंगे जो सूचना दे रहे हैं किसी पॉलिटिशियन को, या फिर जो पैसे खा के कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लूप होल्स हर जगह हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई कोई गलत रिपोर्ट बन गई हो, तो कोर्ट का यही तो मामला है कि भाई जस्टिस करना, है ना, जस्टिस करना। तो यहाँ पर जिसे जरूरी तो नहीं कि पुलिस जिसे अपराधी घोषित कर दे या फिर जिसे गिरफ्तार कर ले वे वाकई में अपराधी, उसने सच में कोई क्राइम किया हो। मूवीज वगैरह तो देखते, उससे तो समझ ही पाते होंगे ना कि शायद उसमें तो वैसे भी नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई जा रही है कोर्ट के लिए या फिर पुलिस के लिए। आर्टिकल 22 बस इसी मनमानेपन से आपको बचाता है।
आर्टिकल 22 आपको इसी मनमानेपन से बचाएगा। इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहली है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो रीजन बताना होगा, अरेस्ट करने के लिए रीजन बताना होगा। सेकंड है आपको मनपसंद जो वकील है वो चुनने का अधिकार है, आप अपने लिए, ठीक है, वकील चुन सकते हैं। और तीसरा जो इसमें है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है, आपको पेश किया जाएगा और उसके बाद ही फिर आपको रखा जाता है पब्लिक कस्टडी, पुलिस कस्टडी में, ठीक है। तो आर्टिकल 22 दिस प्रोविजन एक्सटेंड सर्टेन प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर इंडिविजुअल इन केस ऑफ एन अरेस्ट। गिरफ्तारी के लिए व्यक्ति के कुछ जो अधिकार, जो सेफगार्ड है उसको बताता है ना। द आइडिया बिहाइंड दिस राइट इज टू प्रिवेंट आर्बिट्रेटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अगर मान लो तो कोई मनमाने तरीके से जो गिरफ्तारी हो रही है उसके लिए एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। हो सकता है पुलिस बहुत आतताई हो जाए, मनमाने तरीके से किसी को भी गिरफ्तार कर ले, तो इसके विरुद्ध एक जो देखो व्यवस्थाओं को कितने तरीके से किया गया है कि एक भी जो हमारा पक्ष है कि जो गवर्नमेंट के जो अंग है, ऑर्गन्स जो है, वह एक दूसरे पर हावी ना हो या समाज के लिए वह खराब ना हो जाए, सोसाइटी के लिए वह बने तो अच्छे के लिए, व्यवस्थाएं तो अच्छे के लिए हम बनाते हैं कि भाई ठीक है सारी चीजें जो है वह बेटर होंगी, पहले से बेटरमेंट के लिए हमने कोई रूल बनाया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेकिन क्या वो उस तरीके से काम कर पा रहा है, ठीक है, क्या वो उन चीजों को फॉलो कर पा रहा है जो हमारे लिए सही है, संवैधानिक है। तो यहाँ पर ये 2-3 बातें हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो सम ऑफ द रूल सेट इन द आर्टिकल 22 of the constitution toward the arrested person are, first क्या है, the arrested person has a complete right to get informed at a time of arrest। जब आप उसे गिरफ्तार कर रहे हो वो आपसे पूछेगा, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं चलो जीप में बैठो, सीधा आपने उसे अरेस्ट कर लिया, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप उसे गिरफ्तार कर रहे हो तो उसे पहले आप बताओगे, उसको ये राइट है कि आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। सेकेंड इज राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग द अरेस्ट। देखो इसमें ये भी शामिल है, आप उसे, आपको पता है आपका जो आर्टिकल 21 है उसमें ये बता दिया, मतलब उसमें ये भी शामिल कर दिया है कि आप किसी भी कैदी को अलग नहीं कर सकते, मतलब एकदम अकेले भी नहीं बंद कर सकते, एकदम एकांत कारावास आप नहीं दे सकते, उसके विरुद्ध जो है उसको अधिकार है संरक्षण का, आवाज उठा सकता है। आप उसको गलत तरीके से, आप देखते पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मौत हो जाए, ठीक है, तो फिर बहुत ज्यादा वो लगता है कि भाई जो पुलिस ही है वह किस तरह से काम कर रही है। तो यहाँ पर बच्चों ये सारी चीजें सोसाइटी में एक फेयर ना बनाए, इसके लिए नागरिकों के जो अधिकार हैं वह तय किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें एक ये भी है कि आप गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी आर नॉट वाइबल एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। आपने डंडे मार मार के उससे बेचारे से उगलवा लिया कि नहीं, और आपने उसे लिखो कि तुमने ही ये क्राइम किया है, ऐसा कर दिया, तो क्या इस चीज को कोर्ट मानेगा? नहीं मानेगा। तो पुलिस के सामने जो आपने कन्फेशन किया है, ठीक है, जो आपसे कबूलवाए, हो सकता है कि आप पे फोर्सफुली जो है वह थोपा जा रहा हो, इम्पोज किया जा रहा हो कि नहीं लिखो इस बात को, कहो इस बात को कि तुमने ये किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर आपने पुलिस के सामने जो कन्फेस किया है, वही तो बात है कि हमें लगता है अरे जब इसने खुद कबूल लिया, हमें तो पता है किसी ने ये मर्डर किया है, तो तब फिर भी इसको सजा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पुलिस के सामने जो कबूला गया था उसको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा, उस कन्फेशन को, है ना। उस कन्फेशन को बच्चों जो पुलिस कस्टडी में हुआ उसको एविडेंस नहीं माना जाता। इसका मतलब है एक व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध जो है वह साक्ष्य नहीं बन सकता, ठीक है। एक व्यक्ति मतलब जो कहा है उसने, वो उसी के खिलाफ आप यूज नहीं कर सकते। तुमने तो ये कहा था, उस दिन तो कबूल लिया था, आज मुकर रहे हो, वो आप मान ही नहीं सकते। आप प्रूफ करो कि इसने ये बात की है, तभी तो आप एफआईआर कर रहे हो, आप उस प्लेस पे जा रहे हो, आप एविडेंस को इकट्ठा कर रहे हो, तभी आप प्रूफ करने में लगे हुए हो, ठीक है, आप प्रूफ करने में लगे हुए हो। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका आर्टिकल 22। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जो है मैं आपसे बाद में पूछूंगी। चलिए बच्चों, सो थैंक यू सो मच। आज हमने बात की हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। आपका देखो ये सब कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा बचता है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा ये देखो, एक बात सुनिए बच्चों, फिर हम शुरू करते हैं। ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, सोशल जस्टिस को लेकर, ये क्या है कि अब तक हम देख रहे थे कि भाई एक जो समाज है उसमें संविधान, अब ध्यान से सुनना, आपका ये जो इंडेक्स है अपने आप में ही एक कहानी है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है एक समाज के लिए कैसे जरूरी है, और समाज में धर्मनिरपेक्षता क्यों होनी चाहिए, ठीक है, और समाज के लिए नियम कौन बनाएगा, तो पार्लियामेंट है। और
जो नियम है, जो कानून है, अगर वह सही नहीं बने या फिर सही बने या फिर हमें कोई ऐसा मुद्दा उठाना है, कोई कानून बनवाना है, तब क्या करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जुडिशरी की हमने बात कर ली कि जुडिशरी जो है सोसाइटी के लिए क्या काम कर रही है, कि एक डेमोक्रेसी में लोगों की रक्षा करना जुडिशरी का काम होगा। और हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी पकड़ा कि अगर पुलिस जो है वह गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने आपसे बुलवा लिया कि आपने ही ये जो पर्टिकुलर क्राइम है वह किया, तो उसको कंसीडर नहीं करेगा कोर्ट। क्यों? क्योंकि आप अपने ही विरुद्ध जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो नहीं बन सकते। अपने विरुद्ध जो गवाही जो दी गई है उसको एज अ साक्ष्य, एज अ एविडेंस आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बातें हो गई। फिर से सुनो, सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन की सब कहानी है बच्चों। अब आगे देखो, अब जो है न्याय हो गया, कानून हो गया, संविधान हो गया, धर्म हो गया, सब हो गया। अब क्या बच रहा है? अब देखो, समाज में एक ऐसा भी तो हिस्सा होगा। अब देखो बच्चों, कल की पृष्ठभूमि में आज ही आपको बता देती हूं। ये बताओ, ये सारे तो जो अभी तक बातें हुई ना, ये सोसाइटी के इस हिस्से की हो गई। लेकिन ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है, इसके लिए अभी कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा हिस्सा था, ठीक है, मान लीजिए ये जो हिस्सा है वो देखो, आप पेज पे मार्जिन बनाते हो जहां पे लिखते हो 1 2 3, या फिर आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया। ठीक है, लेकिन बच्चों सोसाइटी में ये जो हाशियाकरण है, हाशिया बोलते हैं इसको हिंदी में, हाशियाकरण, मार्जिन, तो उसी मार्जिन से बना है ये मार्जिनलाइजेशन। यानी एक सोसाइटी में ऐसे लोग जो कि इस मार्जिन में है, लाइक हम, जो कि मेन फ्रंट में नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, मेन सोसाइटी में उनकी भागीदारी नहीं है। हम यहाँ पर हम महिलाओं की भी बात कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो लोअर कास्ट है, SC STs है, और जो ट्राइब्स है हम उनकी भी बात कर सकते हैं, जो ट्रांसजेंडर है हम उनकी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या है कि मार्जिनलाइजेशन में आगे हम बात करेंगे कि सोसाइटी में यहां तक के लोगों की तो चर्चा हो गई, लेकिन जब हम यहां की बात करेंगे तब फिर क्या किया जा सकता है, तो ये चर्चा आपकी इससे है। सोशल जस्टिस, कैसे सामाजिक न्याय आपको यहां तक पहुंचाना, ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है बच्चों वैसे। ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक क्लास में यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस, सिलेबस, करंट अफेयर, कथा कहानियां सब जुड़ी हुई हैं, आपकी प्रैक्टिसेस भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी जुड़े ही रहना है। आपको, जैसे मैंने लास्ट में बोला कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी जो है वह नहीं तोड़नी है। ठीक है, याद रखना। ये दो बातें हम कल एक साथ ही दोनों को समझ लेंगे। एंड लास्ट इसका होगा इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, आर्थिक क्षेत्र में आखिर सरकार की क्या भूमिका है। जब कानून पढ़ लिया, न्याय पढ़ लिया, न्याय व्यवस्था हो गई, पार्लियामेंट व्यवस्था हो गई, तो ये भी देख लेंगे कि भाई आर्थिक क्षेत्र में सरकार क्या कर रही, पब्लिक फैसिलिटीज कैसे दे रही हो, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम हेल्थ जो सेक्टर है उसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते, क्यों एजुकेशन को हम बहुत ज्यादा, प्राइवेट तो खैर ज्यादा ही है ना, तो हम हेल्थ की बात करें तो ऐसी चीजें जो कि लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है हम उसको प्राइवेट नहीं कर सकते। निजी बनाम एक होता है ना, गवर्नमेंट बनाम प्राइवेट का जो मुद्दा है कि भाई प्राइवेटाइजेशन जब भी होता है, निजीकरण, हमें आपको गुस्सा आता है कि भाई सरकार ने सब बेच दिया, सब बेच दो। तो ये बेचना क्या है, कुछ चीजों का हम समझेंगे कि जन सुविधाएं क्या है और कानून और सामाजिक न्याय जो है वह क्या है। सोशल जस्टिस वाला पार्ट आपका जुड़ रहा है, याद रखना। सोसाइटी, सोशल जस्टिस आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ पर ये जो है एक इंपॉर्टेंट बेस आपका देंगे। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर्स बहुत जरूरी है। चलिए, आज की क्लास में हमने काफी सारी चर्चा की, जुडिशरी की, PIL की, पुलिस का रोल क्या होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जजेस क्या करेंगे, फेयर ट्रायल क्या होगा, और आर्टिकल 22 जो है यह क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की भी हमारी चर्चा हुई। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड जो भी स्टूडेंट नए हैं यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी वाला हिंदी जो है वह भी यूट्यूब चैनल बन चुका है। ठीक है, उस पर जो वीडियोस है वह आपको मिलना शुरू हो जाएंगी 26 से, यानी कल से। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, जो वीडियो कल एक आया हुआ था उसके डिस्क्रिप्शन में यूपीएससी हिंदी का जो यूट्यूब का वीडियो लिंक है वह अवेलेबल है, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर भी आपको बुनियाद बैच के अंदर जो हिंदी वाली वीडियोस है, ठीक है, बुनियाद बैच के जो आपको यहाँ पर शिकायत है बच्चों, वो आपकी वहां पे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे हम हिंदी में ही सारी चीजों को, आपको करंट अफेयर है, आपको फोकस है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो सारे सेगमेंट, जो सारे आपके यहाँ पर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सब आपको वहां पर हिंदी में मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए सभी स्टूडेंट, है ना, एंड साथ ही जुड़े रहिए यूपीएससी वाला से। थैंक यू।